हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य वाले सेक्शन को कंप्लीट किया था एमसीक्यूज फॉर्मेट में। हम हिंदी गद्य का साहित्य पुस्तक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के इस पुस्तक का खंड क कर रहे थे। ठीक है, खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, जिसके अंतर्गत हमने एक वीडियो में इसके पहले सेक्शन साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति को कवर किया था। दूसरे वीडियो में हमने आदिकालीन हिंदी गद्य को कवर किया था। तीसरे वीडियो में हमने राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य को कंप्लीट किया था। चौथे वीडियो में हमने दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य और उत्तर भारत का खड़ी बोली गद्य उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, और पाँचवें वीडियो में हमने कंप्लीट किया गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। तो इन पाँचों वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है वो मैं इसी आई बटन में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, और जो पहला वीडियो था वो विषय सूची से संबंधित था, तो आप वहाँ पर भी उसको जाकर देख सकते हैं कि कितने वीडियोस जो हैं या फिर क्या कुछ टॉपिक जो है इसमें कवर करने हैं, और परीक्षा की दृष्टि से आपको जो सेक्शन इंपॉर्टेंट लगे उसके लिए आप ज़रूर अवेयर रहें कि आपको उन सेक्शंस को देखना है। ठीक है, अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो वह है खड़ी बोली गद्य का विकास। अगर हम इस वाले सेक्शन को देखें तो इसमें हिंदी के खड़ी बोली को देखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज को देखना है, कॉलेज के पंडितों को के विषय में जानकारी लेनी है, यानी उनके विषय में उनका साहित्यिक परिचय, यानी उनका कृतित्व क्या था, व्यक्तित्व क्या था, उससे संबंधित हम ज्ञान लेंगे। और उनमें जो प्रमुख हैं, यानी कॉलेज के पंडितों में जो प्रमुख हैं, उनमें हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल। इसके बाद जो टॉपिक है वह ईसाई धर्म प्रचारक और उनकी खड़ी बोली, इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करना है, और आर्य समाज आंदोलन और हिंदी गद्य। तो खड़ी बोली गद्य के विकास के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम उसे दूसरे वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन कंटेंट को। तो खंड क की अगर हम बात करें, खंड क, इसमें टोटल 19 उपशीर्षक है। ठीक है, उस 19 उपशीर्षक में हम पांचवा वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, खड़ी बोली गद्य का विकास। इसके अंदर भी कई सब टॉपिक्स हैं, उसको हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। अदरवाइज जो टॉपिक वाइज होगा वो ज़रूर मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा खंड क से पाँचवा टॉपिक है, खड़ी बोली गद्य का विकास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के ज़रिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किसके योगदान को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है मुगल शासकों का, ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों का, ऑप्शन सी है मराठों का, ऑप्शन डी है नवनिर्मित प्रेस का। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किसके योगदान को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो खड़ी बोली गद्य के विकास में अंग्रेज़ों के योगदान को हम सर्वथा क्या कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, अंग्रेज़ों के आने के बाद शासन सूत्र किसके हाथ में आया। ऑप्शन है ए ब्रिटिश संसद, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी वायसराय, डी कैबिनेट मिनिस्ट्री। प्रश्न है अंग्रेज़ों के आने के बाद शासन सूत्र किसके हाथ में आया, तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अंग्रेज़ों के आने के बाद शासन सूत्र जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु अंग्रेज़ों के लिए सबसे अनिवार्य क्या था। ऑप्शन है कर वसूल करना, ऑप्शन बी है रेल और डाक सेवा चलाना, ऑप्शन सी है शासितों से संपर्क स्थापित करना, ऑप्शन डी है नए शिक्षा संस्थान खोलना। तो राज्य व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु अंग्रेज़ों के लिए सबसे अनिवार्य क्या था, उत्तर होगा शासितों से संपर्क स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शासितों से संपर्क स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता थी। ऑप्शन ए है सैनिक शक्ति की, ऑप्शन बी है आर्थिक साधन, ऑप्शन सी है भाषा का माध्यम, ऑप्शन डी है भूमि का सर्वेक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, शासितों से संपर्क स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता थी, तो इसका सही उत्तर होगा भाषा का माध्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें अंग्रेज़ों के सामने 3 भाषाएं प्रमुख भाषाएं थी जिनके माध्यम से वे कार्य संचालन करते हैं। पहली थी उनके सामने जो भाषा वह थी अंग्रेजी भाषा, दूसरी थी संस्कृत, अरबी और फारसी की भाषाएं, और तीसरी भाषा थी लोक भाषाएं। संस्कृत भाषा का प्रचार, अब दूसरा जो पॉइंट है वह है, और ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। संस्कृत भाषा का प्रचार हिंदुओं के उच्च वर्ग में था। अगर हम बात करें कि संस्कृत भाषा का प्रभाव तब किस वर्ग की बोली थी संस्कृत, तो देखा जाए तो वहाँ पे वो उच्च वर्ग की बोली थी संस्कृत। अरबी फारसी मुगल साम्राज्य में कचहरियों में प्रयुक्त होता था। तो ये जो भाषाएं हैं, अगर हम लोग भाषाएं की बात करें तो ये ग्रामीण जीवन से ज़्यादा संबंधित थी, लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत क्या थी, उच्च वर्ग की भाषा थी, और अरबी फारसी जो भाषा थी वह कचहरियों में प्रयुक्त होती थी। और ब्रिटिश शासन की अपनी भाषा अंग्रेजी ही थी ही। तो अंग्रेज़ों के सामने 3 भाषाएं थी, और भाषाओं के माध्यम से भी वो क्या कर सकते थे, जो शासित थे उनसे संपर्क स्थापित कर सकते थे, ठीक है। जो देश में जो राजा महाराजा थे उनको अपने अधीन करना या उनको अपनी नीतियों के अनुरूप करने के लिए उनको क्या ज़रूरी था, भाषा एक माध्यम के रूप में चाहिए था। तो भाषा उनके पास कौन कौन सी थी, 3 भाषाएं थी, अंग्रेजी थी, संस्कृत, अरबी, फारसी थी, और लोक भाषाएं थी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी की भाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को क्यों बढ़ावा दिया गया। ऑप्शन ए है फारसी बहुत सरल थी, ऑप्शन बी है संस्कृत का जनसाधारण से संबंध था, ऑप्शन सी है अंग्रेजों की दृष्टि में अंग्रेजी उपयोगी और आधुनिक ज्ञान की वाहक थी, और ऑप्शन डी है लोक भाषाएं बिल्कुल अनुपयोगी थी। तो कंपनी की भाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को क्यों बढ़ावा दिया गया, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, कि उनकी दृष्टि में अंग्रेजी जो है वह क्या है, अंग्रेजी जो है वो ज्ञान के लिए उपयोगी है और आधुनिक ज्ञान की वो वाहिका के रूप में सिद्ध हुई है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों की नीति थी भाषा को लेकर, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल कब स्थापित किया। तो कलकत्ता में जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्कूल स्थापित किया गया उसमें जो विद्वान थे, एक और अंग्रेजी विद्वान ये कह सकते हैं हम, डेविड हेयर थे, ठीक है। तो ये जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 1816 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1830 ईस्वी और 1837 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1816 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अठारह सौ 16, ठीक है। इससे संबंधित एक पॉइंट भी है वो हम देख लेते हैं। जो 1830 वाला जो सन है उसमें क्या हुआ था, 1830 ईस्वी में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में ही एक कॉलेज की नींव डाली थी, ठीक है। स्कूल के बारे में तो हमें पता चल गया कि स्कूल जो है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर की सहायता से वहाँ स्थापित हुआ कलकत्ता में। लेकिन अगर हम कॉलेज की बात करें तो कलकत्ता में ही कॉलेज की नींव किसने डाली, 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी प्रचार को सर्वाधिक बल किसके आगमन से मिला। पहला है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है जॉनथन डंकन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हॉर्डिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। तो अंग्रेजी प्रचार को सर्वाधिक बल किसके आगमन से मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मैकाले, इनका समय जो है वो 1834 दिया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। इनका जो समय है 1834 ईस्वी है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हॉर्डिस ने 1844 ईस्वी में क्या घोषणा की। अब चूँकि ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ था, जब खड़ी बोली का उदय हो रहा था भारत में, तो उस दौरान जो भाषागत स्थिति थी, यानी जो अगर स्कूल कॉलेजेस की स्थापना भी हो रही थी तो वहाँ पर भी किन किन भाषाओं का प्रयोग हो रहा था और किस किस विद्वानों द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, इस दृष्टि से हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चौथा जो प्रश्न है वो लॉर्ड हॉर्डिस ने 1844 ईस्वी में क्या घोषणा की। ऑप्शन ए है
फारसी अदालतों से हटाई जाएगी। ऑप्शन बी है अंग्रेज़ी पढ़े लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ऑप्शन सी है संस्कृत को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। ऑप्शन डी है लोक भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा का आधार बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड हॉर्डिंज ने 1844 ईस्वी में क्या घोषणा की कि जो भी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होंगे उनको सरकारी नौकरियां दी जाएगी। तो अपनी भाषा को बढ़ावा देने या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, सरकारी नौकरियों का क्या कर रहे थे, लालच दे रहे थे कि आप अगर अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो आपको सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो अगर नीति देखें इनकी तो वो हमको दिखाई देती है कि ये अंग्रेजी को बढ़ावा देने में ज़्यादा रुचि रख रहे थे। ठीक है, अब इसी से संबंधित हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो ये अंग्रेज अधिकारी जो आए हैं इन्होंने क्या कुछ नीतियां बनाई हैं वो हम देख लेते हैं। 1853 अंग्रेजी का प्रसार तीव्रता से बढ़ा इस दौरान 1853 में। ठीक है, अगले जो विद्वान हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका समय है 1774 से 85, और जॉनथन डंकन 1795 इनका समय है, और 1811 इनकी मृत्यु का समय है। ठीक है, ने मिशनरियों के कहने पर हिंदुओं को संस्कृत व मुसलमानों को फारसी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये दोनों जो थे इन्होंने क्या एटलीस्ट मतलब अगर हम देखें तो इन्होंने संस्कृत और फारसी भाषाओं को महत्व दिया, है ना। वो अगर हम अभी धर्म को छोड़कर भाषा की अगर सिर्फ देखें, भाषा को महत्व देने की बात अगर हम देखें तो यहाँ पे संस्कृत और फारसी को महत्व दिया जाने लगा अंग्रेजी के अलावा। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं, अगला पॉइंट है ऑनरेबल फ्रेडरिक जॉन शॉर तथा ड्रमंड साहब ने अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा का पक्ष लिया। ठीक है, तो अब ये दो जो विद्वान थे इन्होंने क्या किया, लोक भाषाओं का पक्ष लिया। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा का जो विकास था वो अपने चरम पे तो था ही, साथ ही साथ संस्कृत, फारसी और लोक भाषाओं को भी धीरे धीरे महत्व मिलने लगा था। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अदालतों से फारसी को हटाकर लोक भाषाओं को कब स्थान दिया गया। अब फारसी भाषा को हटा दिया गया और लोक भाषा को महत्व दिया जाने लगा अदालतों में। तो इसका समय क्या था, तो पहला ऑप्शन है 1817, दूसरा है 1833, तीसरा है 1834, चौथा है 1837। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1837। ठीक है, एक मिनट, 1837 क्या होगा, इस दौरान क्या है, अदालतों से फारसी को हटाकर लोक भाषाओं को स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1817 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1833 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1834 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1817 ईस्वी। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो देख लेते हैं। 1817 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। सार्वजनिक शिक्षा समिति के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि सार्वजनिक शिक्षा समिति क्या है, तो सार्वजनिक शिक्षा समिति के अंतर्गत दो स्कूल हैं, एक आगरा स्कूल बुक सोसाइटी और दूसरा कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी। इन दोनों में क्या कराया जाता था, जो अंग्रेजी ग्रंथ हैं उनका लोक भाषा में अनुवाद कराया जाता था। तो ये जो सार्वजनिक शिक्षा समिति है इनके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण जो अगर हम स्थापना की बात करें तो कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी थी। तो कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, फिर 1817 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, तो ये भी सार्वजनिक शिक्षा समिति के अंतर्गत थी जिसमें अंग्रेजी ग्रंथों का लोक भाषा में अनुवाद किया जाता था। ठीक है, इसके ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी किस वर्ष मिशनरियों द्वारा संचालित हुई। ऑप्शन है 1816, 1825, 1830 और 1833। अगर हम कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की बात करें तो वो 1817 में आई। इसका हम देख लेते हैं, इसका सही उत्तर होगा 1833, यानी आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1833। अंग्रेजी ग्रंथों का लोक भाषा में अनुवाद, इसका भी यही उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है कंपनी को आरंभ में फारसी क्यों अपनानी पड़ी। ऑप्शन है अंग्रेजी से राजभाषा मानते थे, ऑप्शन बी दिल्ली दरबार और अदालतों में इसका प्रयोग होता था, ऑप्शन सी यह लोक भाषा थी, ऑप्शन डी मिशनरी स्कूलों में इसका प्रयोग होता था। इसका सही उत्तर होगा कंपनी को आरंभ में फारसी इसलिए अपनानी पड़ी क्योंकि दिल्ली दरबार और अदालतों में इसका प्रयोग होता था। ठीक है,
तो जो भाषा, जो केंद्र की भाषा थी वो क्या हो गई थी, मतलब मेन राजकाज की अगर हम भाषा कहें तो वो फारसी थी। इस कारण कंपनी को इस भाषा को अपनाना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी ने, एक मिनट, जिस लोक भाषा को मान्यता दी वह किस प्रकार की थी। पहला है जनसाधारण की वास्तविक खड़ी बोली, दूसरा है शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी, तीसरा है उच्च वर्ग की हिंदुस्तानी जिसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार थी, चौथा है ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी। तो कंपनी ने जिस लोक भाषा को मान्यता दी वह किस प्रकार की भाषा थी, उत्तर होगा, तो कंपनी ने जिस लोक भाषा को मान्यता दी थी वह थी उच्च वर्ग की हिंदुस्तानी, उच्च वर्ग की हिंदुस्तानी जिसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार थी। तो ऐसी भाषा को लोक भाषा के रूप में कंपनी ने अपनाया था। ठीक है, उच्च वर्ग की हिंदुस्तानी जिसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो लोक भाषा थी जिसे कंपनी अपना रही थी और उसमें जो भाषा की जो अगर हम विशेषता देखें तो वह उच्च वर्ग की हिंदुस्तानी भाषा थी और उस हिंदुस्तानी भाषा में अरबी फारसी की शब्दों की अधिकता थी। यह भाषा बादशाह शाहजहाँ के बसाए हुए शाहजहानाबाद से प्रचारित थी और वहाँ की ये भाषा थी। और इस जो शहर है शाहजहानाबाद, इसे बसाने में का जो मुख्य अगर हम देखें योगदान या श्रेय जिनको दिया जाता है वो है बादशाह शाहजहाँ। ठीक है, दिल्ली की लाडली है, यानी इस भाषा को क्या कहा जाता है, दिल्ली की लाडली। ठीक है, कंपनी की खड़ी बोली का नमूना, यानी कंपनी जिस भाषा को लोक भाषा के रूप में अपना रही थी, लोक भाषा को मान्यता दी थी, उसका हम अगर देखें नमूना तो वो इस रूप में है। ठीक है, वो इस भाषा को प्रयोग में ला रही थी कंपनी। हुकुम इस्तिहार इह के राज सोमार तारीख 25 माह जुलाई सन 1796 अंग्रेजी के एक लकड़ी गैरह माल असवाब मिस्तर आदमइस्टन साहिब मोट वफा बीज मोजे बकहा जिला सारण के नीलाम होगा। कैफियत माल वो शरत नीलाम बीच कचहरी साहिब जज कस्बा छपड़ा जिला मरकूम के मालूम होने सकेगा। ताह 4 माह जून सन 1796 अंग्रेजी मुताबिक 14 माह जेठ सन 1203 साल। तो आप ये देखिए, इस भाषा में अगर हम शब्दों को देखें तो ये सचमुच अरबी फारसी के शब्दों की जो इसमें क्या है भरमार दिखाई देती है। ठीक है, तो यही नमूना जो है और इसी रूप को, खड़ी बोली के इसी रूप को कंपनी लोक भाषा के रूप में अपना रही थी। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त खड़ी बोली का स्थान या संबंध किस स्थान से था। कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त खड़ी बोली का संबंध किस स्थान से था। अभी आपने पढ़ा शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहाँ ने स्थापित किया था। तो यही शाहजहानाबाद जो है इसी की भाषा थी, कंपनी ने जिस भाषा को मान्यता दी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और ये शाहजहानाबाद कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा अपनाई गई भाषा को किसकी लाडली कहा गया है। ऑप्शन ए है प्रयाग की, ऑप्शन बी है दिल्ली की, ऑप्शन सी है लखनऊ की, ऑप्शन डी है काशी की। तो हमने अभी देखा कि इस भाषा को दिल्ली की लाडली भी कहा गया है ना। जिस हिंदुस्तानी भाषा को कंपनी प्रयोग में ला रही थी उस भाषा को दिल्ली की लाडली कहा गया है और यह शाहजहानाबाद की भाषा है। ठीक है, क्षेत्र अगर पूछा जाए तो शाहजहानाबाद की भाषा है। अगला प्रश्न जो है वह कंपनी की खड़ी बोली और जनसाधारण की खड़ी बोली में क्या मुख्य अंतर था। ऑप्शन ए दोनों एक ही थी, ऑप्शन बी कंपनी की खड़ी बोली में अरबी फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार थी, ऑप्शन सी जनसाधारण की खड़ी बोली में अंग्रेजी शब्द अधिक थे, ऑप्शन डी कंपनी की खड़ी बोली में संस्कृत शब्द ज़्यादा थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंपनी की खड़ी बोली और जनसाधारण की खड़ी बोली में क्या अंतर था। कंपनी की जो खड़ी बोली थी इसमें अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों की भरमार थी, क्योंकि जो कंपनी जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी वो हिंदुस्तानी भाषा थी और ये हिंदुस्तानी भाषा दिल्ली में कह सकते हैं आप अदालती भाषा और जो आसपास के क्षेत्र थे उसमें ज़्यादा प्रचलित हो रही थी। और ये जो प्रचलित अगर देखें मुख्य रूप से जिस भाषा को इन्होंने लिया है वो उसका स्थान मुख्य विशेष कौन सा है, शाहजहानाबाद है ना। तो और उस भाषा को दिल्ली की लाडली भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला अगर हम देखें तो जनसाधारण की खड़ी बोली का नमूना हम देख लेते हैं। पहले हमने जो नमूना देखा था वो कंपनी के खड़ी बोली का नमूना था, यानी कंपनी जिस खड़ी बोली को अपना रही थी उसका वो नमूना दिखाई दे रहा था। अब अगर हम जनसाधारण की खड़ी बोली की बात करें तो तत्कालीन समय में जनसाधारण की खड़ी बोली का रूप जो है वह इस प्रकार से था। स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य फलाने के राम राम, आगे हमको कागत लिखी थी सो हम पाया, सब हकीकत पाई, तुम लिखा यूँ हमारे मुलक यूँ फलाना, ज़बरदस्ती सो सब मुलक का खुचारी करता है, 30 का इलाज कुछ किए चाहिए। तो अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा ना मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा के अधिक मतलब निकट हमको दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की भाषा को तो वहाँ पे अरबी फ़ारसी के जो शब्द हैं वो अधिकाधिक मात्रा में हमको दिखाई देता है। तो अगर दोनों रूप अगर दिया हो तो आप उसमें अंतर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि कंपनी की भाषा कौन सी है और जो लोग सामान्य की जो भाषा थी खड़ी बोली वो कौन सी थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसे हम वर्तमान में हिंदी खड़ी बोली कहते हैं वह किसके अधिक निकट थी। ऑप्शन ए कंपनी की खड़ी बोली, ऑप्शन बी है अरबी फ़ारसी भाषा, ऑप्शन सी है जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली जिसे हिंदी या हिंदुई कहा जा सकता है, या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जिसे आज हम वर्तमान में हिंदी या खड़ी बोली कहते हैं वह किसके अधिक निकट थी। ठीक है, आज की भाषा अगर हम पहले के ज़माने की बात करें, पहले के ज़माने इन द सेंस कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भाषा प्रयुक्त हो रही थी खड़ी बोली का जिस रूप का जो रूप दिखाई दे रहा था वह किसके अधिक मतलब समीप थी, कंपनी की खड़ी बोली, क्योंकि कंपनी की खड़ी बोली में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या है अरबी फ़ारसी के शब्द अधिक हैं। दूसरा ऑप्शन है अरबी फ़ारसी के शब्द, तो वही बात हो गई कि कंपनी की भाषा बोलें या फिर अरबी फ़ारसी भाषा बोलें। और ऑप्शन सी है जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली जिसे हिंदी या हिंदुई कहा जाता है, और चौथा है डी अंग्रेजी भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी क्यों होगा, क्योंकि ऊपर दोनों में अरबी फ़ारसी के शब्द की बात हो रही है। और अगर आज की हम बात करें, आज की खड़ी बोली में क्या हम अरबी फ़ारसी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या, तो नहीं करते हैं। तो अगर हम उस रूप में देखें तो जनसाधारण में जो प्रचलित खड़ी बोली थी उसके अधिक समीप है आज की खड़ी बोली, आज की हिंदी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है 1700 तक वली साहब ने अपनी भाषा में हिंदीपन रहने दिया, बाद में शाह सादुल्लाह गुलशन के निर्देश के अनुसार फ़ारसी को अपनाया। तो वली साहब पहले क्या करते थे, हिंदी में लिखते थे। ठीक है, यानी उनकी जो भाषा के जो शब्द थे वो ज़्यादा हिंदी के खड़ी बोली के शब्द अधिक थे, मतलब अगर हम बात करें हिंदी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था उनमें। लेकिन शाह सादुल्लाह गुलशन के निर्देश के बाद उन्होंने क्या किया, फ़ारसी को अपनाना प्रारंभ किया, और उसमें फिर अगर हम देखें तो वही हिंदुस्तानी रूप जो कंपनी की भाषा में दिखाई देता है और जो अरबी फ़ारसी के शब्दों में भी दिखाई देता है, वही रूप हमको इनकी भाषा में बाद में दिखाई देता है। 1700 तक ये हिंदी में लिख रहे थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फ़ारसी में लिखना प्रारंभ कर दिया। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो दिल्ली के हातिम शायर ने हिंदी के शब्दों को चुन चुन कर निकाल दिया। वैसे कई विद्वान थे जिन्होंने हिंदी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में दबाव के कारण या विरोध ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण उन्होंने क्या किया, फिर अपना रुख बदल लिया, भाषा को का परिवर्तन कर लिया। तो अगर हम इस परिवर्तन के कारणों को अगर हम देखना चाहें तो इसका जो मूल कारण वो क्या हो सकता है, दबाव हो सकता है। ठीक है, सामाजिक दबाव जब किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो फिर वो ना चाह कर भी क्या करता है, अपनी भाषा को परिवर्तित कर देता है या अपना समर्थन वापस ले लेता है ना। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो वली साहब ने भी वही किया, समझिए कि जो भाषा जो है वो उस रूप में उसको समर्थन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, फ़ारसी और अरबी को जितना महत्व दिया गया और वो अंग्रेजी शासन ने भी उसको महत्व दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी में प्रयुक्त खड़ी बोली किस रूप के अधिक समीप थी। ऑप्शन ए है कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त खड़ी बोली, ऑप्शन बी है शाहजहानाबाद वाली खड़ी बोली, ऑप्शन सी है जनसाधारण वाली खड़ी बोली, ऑप्शन डी है फ़ारसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी जनसाधारण वाली खड़ी बोली। तो जो रानी केतकी की कहानी है, इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है ये कहानी, इनकी जो भाषा थी वह खड़ी बोली जो प्रयुक्त हुई थी वह किसके अधिक समीप थी, जनसाधारण वाली खड़ी बोली के अधिक समीप थी। ठीक है, अब इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की खड़ी बोली वास्तव में उर्दू, हिंदी, उर्दूई रेखता हिंदुस्तानी कहेंगे। यानी ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की खड़ी बोली थी उसे हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं, जिनमें अरबी फ़ारसी के शब्दों का बाहुल्य था।
या फिर हम उसे रेख्ता कह सकते हैं, उर्दूई कह सकते हैं, हिंदी कह सकते हैं या उर्दू प्रॉपर कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरी ओर जनसाधारण की खड़ी बोली को देखें तो जनसाधारण की खड़ी बोली को हम हिंदुई कह सकते हैं, हिंदवी कह सकते हैं और हिंदी कहेंगे। ठीक है। तो या फिर खड़ी बोली भी कह सकते हैं, लेकिन जनसाधारण की खड़ी बोली को इन 3 नामों से रामचंद्र तिवारी ने सुशोभित किया है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो खड़ी बोली थी उसको इन नामों से रेखांकित किया है। ठीक है, इस पुस्तक में। अगला हम प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की लिपि संबंधी नीति कैसी रही है? ऑप्शन ए है स्थिर है, बी अस्थिर है, ऑप्शन सी है एक रूप है, ऑप्शन डी है कठोर है। यानी अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की बात करें, लिपि संबंधी नीतियों की बात करें, तो वो अस्थिर हमको दिखाई देती है। ठीक है। कभी किसी भाषा का प्रयोग, कभी किसी भाषा का प्रयोग, यानी उनको उनके हिसाब से जो भी उनको लग रहा था कि इस भाषा में ज़्यादा उनको, या कह सकते हैं अपना जो मंतव्य है वो स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है, वो उस भाषा को अपनाने के लिए अपनाते थे। ठीक है। और फिर जो उस भाषा की जो लिपि थी उसको भी अपनाने के लिए बाध्य हो जाते थे, क्योंकि अब भाषा को अपनाना है तो उसके साथ उसकी लिपि को भी अपनाना होगा। तो अगर हम देखें तो उनकी जो लिपि संबंधी जो नीति थी वो क्या थी? अस्थिर थी। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है नागरी, ऑप्शन सी रोमन और ऑप्शन डी अरबी। तो जो जॉन गिलक्राइस्ट है, चूँकि अंग्रेजी भाषा को महत्व इन्होंने ज़्यादा दिया था, तो अगर हम देखें तो इनका जो लिपि का जो पक्षपात अगर हम देखें तो वो अंग्रेजी है और अंग्रेजी से ही वो रोमन लिपि को महत्व दे रहे हैं। ठीक है। अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है, इस कारण अगर हम देखें तो जॉन गिलक्राइस्ट को जो पक्षपात, या अगर कह सकते हैं भाषा का जो समर्थन है वो ज़्यादा हमको दिखाई देता है रोमन लिपि की। ठीक है। अगला जो है, जॉन गिलक्राइस्ट ने किस भाषा के लिए रोमन लिपि को उपयुक्त मानते हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी। अब जॉन गिलक्राइस्ट क्या कह रहे हैं कि जो रोमन लिपि है वो किसके लिए उपयुक्त है? हिंदुस्तानी के लिए। तो हिंदुस्तानी भाषा के लिए भी वो रोमन लिपि को अपनाने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन गिलक्राइस्ट ने नागरी और फारसी दोनों लिपियों को कैसा बताया है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन बी त्रुटिपूर्ण और ऑप्शन डी अत्यधिक कठिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रुटिपूर्ण। यानी वो नागरी और फारसी की लिपियों को क्या बता रहे हैं कि वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। रोमन लिपि को वो समर्थन दे रहे हैं और नागरी और फारसी लिपि को त्रुटिपूर्ण बता रहे हैं। 5वां प्रश्न है, रोमन व फारसी लिपि भारतीय ध्वनियों को व्यक्त करने में समर्थ न थी, बाध्य होकर कंपनी को किस लिपि को अपनाना पड़ा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि। ठीक है। यानी अगर हम देखें तो जॉन गिलक्राइस्ट का जो पूरी तरीके से अगर हम समर्थन देखें तो वो रोमन लिपि के अधिक झुकाव उनका था, और वो हिंदुस्तानी भाषा के लिए भी वो रोमन लिपि को उपयुक्त मानते थे। ठीक है। और फारसी लिपि और जो नागरी लिपि था, एक मिनट हम देख लेते हैं। फारसी लिपि और नागरी लिपि को वो क्या मानते थे? त्रुटिपूर्ण मानते थे। अब यहाँ पर बात क्या आती है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि रोमन और फारसी लिपि में भारतीय ध्वनियों को व्यक्त नहीं किया जा रहा था, इस कारण वो बाध्य होकर नागरी लिपि को अपना रहे हैं। ठीक है। स्वेच्छा से नहीं अपना रहे हैं, भारतीय ध्वनियों को व्यक्त करने में ये लिपि समर्थ नहीं है, इस कारण वो क्या कर रहे हैं? नागरी लिपि को अपना रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जॉन गिलक्राइस्ट का लिपि जो नीति है वो क्या है? अस्थिर है, और उसका कारण यही है। अगला जो प्रश्न है वह है, किस वर्ष तक फारसी लिपि नागरी के साथ साथ चलती रही? ऑप्शन ए है 1820, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी है 1837, ऑप्शन डी है 1840। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1837। ठीक है। 1837 तक फारसी और नागरी लिपि जो है वो साथ साथ चलती रही। लगभग किस वर्ष फारसी लिपि को पुनः मान्यता दी गई? ऑप्शन है 1835, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1850। तो इसका सही उत्तर होगा 1850। ठीक है। यानी 37 तक वो साथ साथ चल रही थी, फिर बीच में उनको मतलब जो फारसी लिपि है वो वहीं पे उसको रोक दिया गया, यानी कि उसका प्रयोग फिर बंद हो गया। फिर वो 50 से पुनः प्रारंभ हुआ, यानी फारसी लिपि का प्रयोग जो है 50 से फिर से प्रारंभ होने लगा। अगला जो प्रश्न है,
एक मिनट, सॉरी 1840, सॉरी 1840 में इसका पुनः प्रारंभ हुआ और 1850 तक ये जो है फारसी लिपि का प्रचलन रहा। ठीक है, तो 40 से 50 तक का जो समय है वह फारसी लिपि के प्रचलन का ही दौर था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1850 ईस्वी तक प्रचलन में कौन सी लिपि आ गई थी? तो जैसे मैंने बताया कि वो फारसी लिपि थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फारसी। 1850 तक प्रचलन में कौन सी लिपि आ गई? फारसी। 1840 में पुनः प्रारंभ में हुई और 50 तक वो प्रचलित हो गई। ठीक है, अगला जो शीर्षक है वह हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि इसमें जो अगर हम सब टॉपिक में भी सब टॉपिक जो है वो हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज और कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान, तो ये हम अलग सेक्शन या अलग वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ अगर आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियोस कैसी लग रही है इसकी भी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे।